સ્ટોક સ્પેસિફિક મૂવમેન્ટ્સની ઉપર નજર કરીશું, બટ આજે બીજા જે મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયા છે એ હવે ફેડરલ બેંકના મેનેજમેન્ટ છે. કંપનીના ईडी आशुतोष खजूरिया जोड़ाई चुक्या है अपने साथ रिजल्ट्सना विषय बातचीत करने માટે. हाय सर, शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत मैं इसी से करना चाह रही थी क्योंकि क्वार्टर 3 के नंबर्स काफ़ी बेहतरीन देखे थे हम लोगों ने. क्वार्टर 4 के नंबर्स में थोड़ा पेस तो कम हुआ है. रीजंस क्या थे, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं. में विशेष अंतर नहीं रहा. Q4 वैसा ही था जैसा Q3 था. सिर्फ ऑप्टिकली आपको ऐसा लग रहा है कि Q4 शायद मतलब उतनी उस रफ्तार से नहीं दौड़ा जिस रफ्तार से Q3 था. इसका कारण ये है कि एक तो हमने एक मुश्त जो फैमिली पेंशन से रिलेटेड खर्च था वो हमने Q4 में ले लिया. और वो एक्चुअली क्या था, जब फैमिली पेंशन से संबंधित नए प्रावधान आए थे लास्ट ईयर, पिछले साल, तो बैंकों को अवधि दी गई थी कि आप 5 साल में हर क्वार्टर में उसको जो है अमोर्टाइज कर सकते हैं. मतलब 20 क्वार्टर्स में 5 सालों में आप उसको पूरी तरह से अमोर्टाइज कर सकते हैं. तो हमने पहले 2-3 क्वार्टर्स में उसको अमोर्टाइज किया, लेकिन चौथे क्वार्टर में हमने निर्णय लिया कि बजाय उसको अगले सालों के लिए छोड़ने के एक मुश्त अभी ले लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो हम एक साथ ही उसको खर्चे को ले लेते हैं. तो हमने 142 करोड़ का 142 करोड़ का वन टाइम फैमिली पेंशन रिलेटेड कॉस्ट जो है वो इस क्वार्टर में ले ली. अगर हमने वो कॉस्ट नहीं ली होती तो और नेट ऑफ इनकम टैक्स हमारा करीब 540 की जगह 541 की जगह 640 करोड़ के करीब प्रॉफिट होता है नेट ऑफ टैक्सेस. 640-645 के बीच में हमारा प्रॉफिट आता, जो कि बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखती आपको ऑप्टिकली. और हमने कहा अगले सालों के लिए क्यों उसको छोड़े, हम उसको अभी जो है पूरा खर्च जो है अपने उसमें बुक में ले लेते हैं. एक तो ये निर्णय था. दूसरा ये था कि हमारा हर क्वार्टर में 350 से 450 करोड़ के बीच में हमारा स्लिपेजेस रहता है. और इस क्वार्टर में भी स्लिपेजेस जो हैं वो 400 करोड़ के नीचे ही रहे. लेकिन इसमें क्या था कि जो कॉम्पोजिशन है स्लिपेज का, उसमें एग्री से रिलेटेड जो अकाउंट थे वो ज्यादा थे. कॉर्पोरेट और मिड कॉर्पोरेट और बिजनेस बैंकिंग के अकाउंट्स कम थे कंपैरेटिवली. तो दो हमारा स्लिपेज नंबर तो ज्यादा नहीं आया, वो तो उतना ही रहा जैसे क्रेडिट क्वालिटी जैसी मेंटेन है वैसी ही रही. लेकिन एक सेगमेंट विशेष में, खास सेगमेंट में एग्रीकल्चर वाला जो सेगमेंट था उसमें स्लिपेजेस ज्यादा रही. एग्रीकल्चरल सेगमेंट में क्या होता है कि इंटरेस्ट रिवर्सल ज्यादा होता है जब आप उसको एनपीए क्लासिफाई करते हैं. उसका कारण ये होता है कि बाकी सेगमेंट्स में एनपीए 90 दिन में हो जाते हैं, 90 डेज में एनपीए बना देते हैं अगर वो रीपेमेंट नहीं आ रही है, अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है तो. लेकिन एग्रीकल्चर के केस में वो क्रॉप सीजन के हिसाब से चलता है. जैसे अगर आपने एक क्रॉप सीजन के लिए लोन दिया है और वो क्रॉप के आने के बाद अगर वो पे नहीं हुआ तो फिर एक और क्रॉप सीजन के लिए वो वेट करता है. तो जैसे मान लीजिए अगर कोई 6 महीने की क्रॉप है और वो 6 महीने में उसका जब वो कटाई हुई और उसके बाद उसका पेमेंट नहीं हुआ और अकाउंट जो है वो ओवरड्यू हुआ, तो उसके लिए अगले क्रॉप तक हमको वेट करना रहता है. उसको आरबीआई का डायरेक्शन कि उसको पूरे एक क्रॉप सीजन का बेनिफिट मिलना चाहिए, एक एडिशनल. अग्रीड सर. अच्छा, इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ असेट क्वालिटी कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो वहाँ पे भी हम लोग नोटिस कर रहे हैं और ये ट्रेजेक्ट्री रही भी है. कुछ रिस्ट्रक्चर्ड बुक के रिगार्डिंग डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं. स्लिपेजेस आई अग्री, उसके रिगार्डिंग आपने कमेंट कर दी है. ये दो पैरामीटर्स पे हमारी रिस्ट्रक्चर्ड बुक बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, हमारी एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म कर रही है. हम एक्सपेक्ट करते थे उसमें 25 से 30% का स्लिपेज. अभी तक करीब हाफ द बुक जो है, 40% से ऊपर की बुक जो है जिसमें डिमांड ऑलरेडी आ गया. रिस्ट्रक्चरिंग के बाद आप जो मॉरिटोरियम देते हैं और उसके बाद जो रीपेमेंट स्टार्ट होती है वो करीब 40% बुक में ऑलरेडी रीपेमेंट स्टार्ट हो गया है. और हमारा एक्सपेक्टेशन था 25 से 30% स्लिप होने का उसमें, लेकिन वो 10 के नीचे आया, 10% से भी नीचे स्लिप हुआ है. तो आई थिंक दैट्स परफॉर्मिंग वेल. और रही बात फर्दर इंप्रूवमेंट की, आई थिंक हम क्रेडिट क्वालिटी जो अभी है, जो हमारा लेवल है उसको मेंटेन कर ले, वही हमारी सबसे बड़ी सक्सेस होगी. कि जो हम जिस तरह से हमारे स्लिपेजेस को कंट्रोल किए हुए हैं, जिस तरह से हमारे स्लिपेजेस के साथ साथ कैश रिकवरी हो रही है और अपग्रेडेशन हो रहा है, अगर हम इफ वी आर एबल टू मेंटेन दैट मेंटेनेंस इटसेल्फ वुड बी अ ग्रैंड सक्सेस. तो अभी तो ये पोजीशन है कि हम, आई थिंक इफ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, हम उस टॉप क्वार्टाइल बैंक्स में आते हैं जिनका जीएनपीए एनएनपीए इस लेवल पर है और जिनकी क्रेडिट कॉस्ट इतनी लो है. मे बी वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री क्रेडिट कॉस्ट. तो आई थिंक क्रेडिट
साइड में अभी इस समय कोई ऐसा चैलेंज नजर आता नहीं आ रहा है। अब आगे पता नहीं कुछ ग्लोबल डेवलपमेंट्स ऐसी हो या नेशनली कुछ ऐसा डेवलपमेंट आए, तो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, बट गोइंग बाय द नोन रिस्क वी थिंक दैट हमारा पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इट्स परफॉर्मिंग वेल। नहीं सर, बिल्कुल एग्जैजरेशन नहीं है, मैं अग्री करती हूँ उस फैक्ट्स को तो बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे समझनी है सर, इन टर्म्स ऑफ एनआईआईज एंड निम्स, यहाँ पे किस तरीके से FY23 शेप अप होते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि अब तो रिसेंटली हम लोग जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके अंदर भी हाइक्स देख रहे हैं, ग्लोबली बात करें, डोमेस्टिकली बात करें, अब यहाँ से वो कैसे शेप अप होगा? हाँ, एक्चुअली मेरा अनुमान है कि जिस तरह से नॉमिनल ग्रोथ कंट्री की होनी है, वो नॉमिनल ग्रोथ ही इम्पैक्ट करती है किसी भी बैंक के परफॉर्मेंस को, क्योंकि रियल ग्रोथ रेट अगर 7%, 7.5% के करीब का आता है, 7.5 का, और आपकी इन्फ्लेशन अगर 6% के करीब रहती है इस साल, एवरेज इन्फ्लेशन अगर 6 के आसपास रहती है या 5.5 भी रहती है, तो आपकी नॉमिनल ग्रोथ रेट की संभावना जो है वो करीब 13-14% की है। तो हमारा अनुमान है कि हम नॉमिनल ग्रोथ रेट से ज्यादा हमारा पोर्टफोलियो ग्रो करना चाहिए। तो करीब 15% की ग्रोथ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल आनी ही चाहिए, और विद दैट 15% की ग्रोथ के साथ में हमारा एनआईआई का ग्रोथ उसके साथ मैच करना चाहिए, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और लिक्विडिटी रिमूव की जा रही है, तो वो उसका प्रभाव जो है वो लोन्स की प्राइसिंग पे डेफिनेटली पड़ेगा, और बैंक इस स्थिति में होंगे कि वो अपने लोन्स को रिस्क के अनुरूप प्राइसिंग उसकी कर सके। तो आई थिंक इस बैकग्राउंड के साथ मेरा अनुमान है कि शायद निम भी इम्प्रूव होनी चाहिए, 5 बेसिस तो कम से कम इम्प्रूव होनी चाहिए इस वर्ष में। एनआईआई जो है वो उतना ही होना चाहिए जितना हमारी क्रेडिट की ग्रोथ है, तो वो भी 14-15% एनआईआई का ग्रोथ भी होना चाहिए, और 14-15% मिनिमम हमारी क्रेडिट की ग्रोथ भी होनी चाहिए, ये मेरी संभावना है। अग्रीड सर। और कासा, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम हम लोग कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं, डिपॉजिट्स एडवांसेस कैसे दिखेंगे नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स के दौरान? कासा हमारे 300 बेसिस पॉइंट से ऊपर ग्रो हुआ है। इट वाज 33.8 और समथिंग लाइक दैट, और अब हो गया है 36.9। तो मोर देन 300 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट इस वर्ष में हुआ है। कोशिश कंटिन्यूअसली जारी है, और हमारी फिनटेक पार्टनरशिप भी जो मैच्योर जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे कासा में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग अस दी सेविंग्स बैंक अकाउंट्स। तो मुझे लगता है कासा जो है वो भी कंटिन्यू जो अपनी रफ्तार है उस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए, टुवर्ड्स 39%, 40%, उस तरफ कासा भी जाना चाहिए। और निम का एक्सपेंशन में ये दोनों चीजें काम करेंगी, कासा का बढ़ना और उसके साथ ही लोन का कॉस्टलियर होना। हालांकि उसके साथ साथ डिपॉजिट्स के रेट भी ऊपर जाएंगे, मैं उससे इनकार नहीं करता। जब इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमको जो सेव कर रहे हैं, जो सेवर्स हैं, उनको भी ज्यादा देना ही पड़ेगा, चाहे वो सेविंग्स बैंक के अकाउंट्स हो, चाहे वो टर्म डिपॉजिट्स हो, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट्स हो। जो भी डिपॉजिट के अकाउंट्स है उनको उसका जो प्रतिफल वो मिलेगा जब इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर जाता है। तो आई थिंक कुल मिलाकर यस, डिपॉजिट्स भी कॉस्टली होंगे और लोन्स में भी जो है रिटर्न ज्यादा आएगा, बट दोनों का जो डिफरेंस है जो निम में कैप्चर होता है वो निम इम्प्रूव होनी चाहिए। बिल्कुल अग्रीड। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और एक कंप्लीट डिटेल्स शेयर करने के लिए। फेडरल बैंक ना मैनेजमेंट જોડાયા હતા, સ્ટોક ઓલરેડી 2% ઉપર કોટ કરી રહ્યો છે રિઝલ્ટ્સ બાદ અને એના રિલેટેડ આપણે ડિસ્કશન કર્યા હતા।